की फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक इसमें जो विवरण दिया गया है, इसके अंतर्गत आज हम अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी और दक्षिण भारत के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की थी। तो आइए अब हम अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था। छोटी अवस्था में ही अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु हो गई थी, अतः उसका लालन पालन जो है वो उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो समय आने पर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री से विवाह करने के पश्चात उसे जलालुद्दीन खिलजी ने बिलसा और देवगिरी अभियान पर भेजा। तो बिलसा और देवगिरी अभियान में जाने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान में सफलता प्राप्त की और उसकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ गई। अतः उसने जब वो इस अभियान से वापस दिल्ली लौटा तो उसने एक षड्यंत्र रचकर अपने चाचा अर्थात ससुर की उसने हत्या कर दी और स्वयं 1296 में दिल्ली के सिंहासन पर उसने एकाधिकार स्थापित कर लिया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक निरक्षर शासक था, उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सैनिक कार्यों में निपुण था, प्रतिभावान था, योग्य था। अतः वो भारत में विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था सिकंदर की ही भांति, और एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाह रहा था। लेकिन दिल्ली के कोतवाल अत्ता उल मुल्क की सलाह पर उसने विश्व विजेता बनने का ख्याल छोड़ दिया और नया धर्म जो स्थापित करने का उसकी जो इच्छा थी वो भी उसने त्याग दी। तो अत्ता उल मुल्क ने उसे उत्तरी और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का बारे में जो उसको जानकारी दी कि वो उत्तरी और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करे और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाए। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अत्ता उल मुल्क की सलाह पर विश्व विजेता बनने का ख्याल मन से निकाल दिया और उत्तरी और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का उसने अब पूरा मन बना लिया था। तो अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि उत्तरी भारत के अंतर्गत उसने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की और फिर दक्षिण भारत के अंतर्गत उसने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहले उत्तरी भारत यानी राजपूताना क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की 1298 के अंदर। वहाँ का जो शासक था वो करण बघेला था। नंबर 2 पर उसने विजय प्राप्त की रणथंभौर पर, जो कि 1301 में प्राप्त की गई, और रणथंभौर का शासक जो था वो हमीर देव था। नंबर 3 पर उसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1303 के अंदर। उस समय वहाँ का जो शासक था राणा रतन सिंह था। नंबर 4 पर उसने मालवा पर विजय प्राप्त की 1305 के अंदर। उस समय वहाँ का जो शासक था वो महलक देव था। 5 नंबर पर सिवाना पर विजय प्राप्त की 1308 के अंदर। उस समय वहाँ का शासक शीतल देव था। और 6 नंबर पर उसने जालौर पर विजय प्राप्त की। उस समय वहाँ का जो शासक था वो कानड़ देव था। तो ये विजय उसने 1311 ईस्वी में प्राप्त की थी। तो आइए अब हम इसको थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गुजरात विजय, जो कि 1298 में अलाउद्दीन ने प्राप्त की थी। तो इसमें उस समय गुजरात जो था एक समृद्ध राज्य था, जिसकी राजधानी जो थी वो अनहलवाड़ा थी। तो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करना चाहता था। इसके लिए उसने नुसरत खां और उलूग खां को आक्रमण करने के लिए भेजा। तो गुजरात का शासक करण बघेला इस आक्रमण से घबरा गया और अपनी पुत्री देवला देवी को लेकर वो वहाँ से भाग निकला और देवगिरी जो यादव वंश के शासक थे उनके यहाँ पर उसने शरण प्राप्त की।
तो ऐसे में नुसरत खान और उल्लू खान ने गुजरात पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की और करण बघेला की पत्नी कमला देवी और वहाँ पर कमला देवी को उन्होंने पकड़ लिया और वहाँ गुजरात के अंदर ही उन्हें काफूर नामक एक सुंदर दास मिला। इन दोनों को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी के साथ विवाह कर लिया और मलिक काफूर को उसका जो दास जो था उसको बना लिया गया और उसको अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया गया। यही मलिक काफूर वो व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत विजय अभियान में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई और अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार में इसका प्रमुख योगदान था, जिन्होंने दक्षिण भारत अभियान में अपनी विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार गुजरात पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वहाँ पर काफ़ी लूटमार की और रास्ते में विजित क्षेत्रों के अंदर उसने जैसलमेर को भी यहाँ पर विजय प्राप्त की गई और मंदिरों को यहाँ सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा गया। नंबर 2 पर है रणथंभौर पर विजय, जो कि 1301 में प्राप्त की थी। इस समय यहाँ का जो शासक था वो चौहान वंशीय शासक, उस समय हमीर देव का उस समय शासन था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था। इसके कई कारण थे। नंबर 1, रणथंभौर का जो दुर्ग था वो एक शक्तिशाली दुर्ग था, तो इस दुर्ग को जीतकर वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहता था और अपनी सामरिक दृष्टि से भी ये जो दुर्ग था काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। तो ये रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था, अतः अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करना चाहता था। नंबर 2, यह जो दुर्ग था वो यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की एक सैनिक टुकड़ी रह चुका था, लेकिन रजिया के शासनकाल में चौहानों ने इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी वापस इस दुर्ग को अपने कब्जे में करना चाहता था। नंबर 3 बात, यहाँ के जो शासक थे रणथंभौर के, यहाँ के शासक हमीर देव ने सल्तनत के विद्रोही नव मुसलमानों को आश्रय दे रखा था, अतः अलाउद्दीन उससे नाराज था और उसे दंडित करना चाहता था। अतः इसके लिए रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन ने नुसरत खां और उल्लू खां को आक्रमण करने के लिए भेजा गया। तो इस अभियान में नुसरत खां मारा गया। तो इससे अलाउद्दीन ने स्वयं रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1 वर्ष तक सेनाएं आमने सामने पड़ी रही, लेकिन अलाउद्दीन को इसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति से काम लेने का उसने निश्चय किया और रणथंभौर में हमीर देव के प्रधानमंत्री जो उस समय था रनवल, उसके प्रधानमंत्री को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उसी के सहयोग से उसने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। हमीर देव इस संघर्ष में लड़ता हुआ पराजित हो गया और इस प्रकार रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया और इसके पश्चात अलाउद्दीन ने रनमल की भी देशद्रोह करने के कारण उसकी भी उसने हत्या करवा दी और रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात से वहाँ पर काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति भी प्राप्त हुई और इस प्रकार 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट जैसे है चित्तौड़ पर विजय। तो 3 नंबर में उसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। जैसा कि रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के साथ चौहान वंशी शासक हमीर देव ने बड़ी वीरतापूर्वक मुकाबला किया था, लेकिन वो लड़ता हुआ जैसा कि वो मारा गया था। उसके पश्चात वहाँ पर राजपूत स्त्रियों ने जोहर कर दिया था। तो इसके पश्चात रणथंभौर को जीतने के पश्चात जैसा कि उसने 1303 के अंदर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, जो कि वहाँ का उस समय शासक था वो राणा रतन सिंह था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था राजस्थान के प्रमुख चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था और इसके लिए उसने योजना बनाकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो इस अभियान में राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया था, लेकिन वो इस अभियान में लड़ता हुआ मारा गया था कुंभलगढ़ के सुल्तान देवपाल के द्वारा।
जो है युद्ध के समय उसे रतन सिंह को मार दिया गया था। तो रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात जैसे कि वहाँ की जो रानी थी पद्मिनी, उसने जौहर कर दिया था। तो रानी पद्मिनी जो थी वह चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जिसे अलाउद्दीन पाना चाहता था। इसी कारण उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। तो रानी पद्मिनी की जो कथा है, इसका उल्लेख जायसी ने अपनी पद्मावत में किया है, जो कि 1540 में उन्होंने लिखा था। इसके अनुसार जो रानी पद्मिनी थी वो सिंघल द्वीप के राजा गोवर्धन की पुत्री थी। तो रतन सिंह जो था चित्तौड़ का शासक, उसने हीरामन तोते से रानी पद्मिनी के सौंदर्य की प्रशंसा सुन रखी थी। अतः वो सिंघल द्वीप लंका में जाता है, जहाँ पर काफ़ी प्रयास के बाद वो रानी पद्मिनी से विवाह करने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार रानी पद्मिनी की विवाह करने के पश्चात एक बार राघव नामक एक फकीर ने रानी पद्मिनी के बारे में जो सुन रखा था, उसकी जानकारी उसने अलाउद्दीन खिलजी को दी। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में रानी पद्मिनी को पाने की इच्छा प्रबल हो गई और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। 8 मास तक उसने चित्तौड़ को घेरे रखा। तो अंत में आप रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार उसने कहा कि अगर वो रानी पद्मिनी का चेहरा दिखा देता है तो वो वापस चला जाएगा, अपने जो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाएगा। तो इस पर राणा रतन सिंह ने उसकी शर्त को मान लिया और रानी पद्मिनी का चेहरा एक दर्पण में उसे दिखा दिया। लेकिन अलाउद्दीन की इच्छा और ज़्यादा प्रबल हो गई। जब शिष्टावश राणा रतन सिंह अलाउद्दीन को बाहर तक छोड़ने गए तो अलाउद्दीन ने राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया और उसको अपने साथ दिल्ली की ओर ले गया। तो दिल्ली की ओर ले जाने के बाद उसने शर्त रखी कि अगर रानी पद्मिनी को उसके हवाले कर दिया जाए तो वो राणा रतन सिंह को छोड़ देगा। इस पर रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 स्त्रियों के साथ पालकी में वो रवाना हुई दिल्ली की ओर। साथ में उसके 2 प्रमुख सेनापति थे, गोरा और बादल, वो भी उसके साथ थे। उसने काफ़ी प्रयास के बाद राणा रतन सिंह को छुड़वा लिया और उसको दिल्ली ले आई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया और इस अभियान में कुंभलगढ़ के जो सुल्तान था, कुंभलगढ़ के सुल्तान देवपाल के द्वारा युद्ध अभियान में राणा रतन सिंह को मार दिया जाता है और इसके पश्चात रानी पद्मिनी ने जौहर कर दिया था। तो अलाउद्दीन ने राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर वहाँ पर एक अधिकार कर लिया और वहाँ का शासक खिजर खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। तो इस प्रकार रानी पद्मिनी की जो कहानी है उसकी ऐतिहासिकता को कुछ इतिहासकार सत्य मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको सत्य नहीं मानते। जैसे कि राजस्थान के कर्नल टोड, डॉक्टर राय, डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये जो इतिहासकार हैं इन्होंने इस कहानी को सत्य माना, जबकि डॉक्टर ओझा, डॉक्टर सक्सेना और डॉक्टर कानूनगो इस कहानी को सत्य नहीं मानते। इसी प्रकार परवर्ती फारसी इतिहासकार जो थे अबुल फजल था, हाजी उद्वीर था, फरिश्ता था, वो भी इस कहानी को सत्य मानते हैं। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर अपने पुत्र खिजर खां को वहाँ का शासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। तो इस प्रकार चित्तौड़ पर उसने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। और नेक्स्ट है मालवा पर विजय, जो कि 1305 में की गई थी। इस समय मालवा का शासक महलक देव था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐन मुल्क को भेजा। तो इस युद्ध में महलक देव लड़ता हुआ मारा गया और मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो गया। तो मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद सिवाना पर विजय प्राप्त की गई 1308 में। तो इस प्रकार सिवाना पर 1308 में जो विजय प्राप्त की, उस समय वहाँ का जो शासक था वो था शीतल देव उस समय वहाँ का शासक था। तो शीतल देव भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना नहीं कर पाया और वो भी लड़ता हुआ
पराजित हो गया और इस प्रकार सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो गया। इसके पश्चात जलोर पर विजय प्राप्त की 1311 में। उस समय वहां का जो शासक था वो कानड़ देव था। कानड़ देव भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना नहीं कर पाया और लड़ता हुआ पराजित हुआ और मारा गया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत का सैनिक अभियान किया और इसे प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत रखा और इसने अपने साम्राज्य विस्तार को एक नई दिशा प्रदान की। तो इस प्रकार उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करने का निश्चय किया था। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट जो विजय है वो है दक्षिण भारत का विजय अभियान। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी पहला तुर्क सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करने पर बल दिया और वहां पर विजय प्राप्त कर अपना एकाधिकार स्थापित किया। तो दक्षिण भारत विजय अभियान जो था वो उसने इसको अपने अप्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत रखा, अर्थात विजय प्राप्त करने के पश्चात वहां पर धन संपत्ति और कर वार्षिक कर लेने के पश्चात उनके वहां के शासक को उसने राज्य वापस लौटा दिए। अर्थात दक्षिण भारत का जो अभियान था उसने समुद्रगुप्त की नीति के आधार पर किया था। जिस प्रकार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतने के पश्चात वहीं के शासकों को वापस उनके राज्य लौटा दिए थे और उनसे वार्षिक कर और धन संपदा लेकर वो संतुष्ट हो गया था। तो इस प्रकार उत्तरी भारत का जो सैनिक अभियान था उसने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत रखा, जबकि दक्षिण भारत का जो अभियान था वो उसने अप्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत उसने इसको रखा और विजय प्राप्त करने के पश्चात, धन संपत्ति प्राप्त करने के पश्चात, वार्षिक कर लेने के पश्चात उन वहाँ के शासक को वापस लौटा दिए गए। जैसे नंबर 1 पर है देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी पर आक्रमण 1307 और 1313 दो बार किया गया था। देवगिरी पर 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया। तो मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था। दक्षिण भारत विजय अभियान में मलिक काफूर ने अपनी प्रमुख भूमिका अदा की थी और उसी ने दक्षिण भारत का जो जितने राज्य थे उन पर उसने विजय प्राप्त की और धन संपत्ति लूटकर वहां के शासक को वार्षिक कर देने के लिए मजबूर कर दिया था। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत विजय अभियान शुरू किया गया था। इसमें मलिक काफूर पूरी तरह से सफल भी रहा था। सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। 1307 में किया गया। तो रामचंद्र देव जो था मलिक काफूर से पराजित हो गया था और उसे वार्षिक कर चुकाने का उसने वचन दिया था। इस प्रकार देवगिरी से उसने काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त की और वार्षिक कर लेने के पश्चात जो मलिक काफूर था वो चला गया। इसके पश्चात उसने तेलंगाना पर आक्रमण किया 1309 में। तो तेलंगाना की जो राजधानी थी वो वारंगल थी। तो तेलंगाना का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। तो मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया और पराजित होने के पश्चात प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया और काफ़ी मात्रा में उसे धन संपत्ति प्रदान की और वार्षिक कर चुकाने का वचन भी दिया। तो इस अभियान में मलिक काफूर को 300 हाथी, 7000 घोड़े और भारी संख्या में रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे लेकर वो दिल्ली लौट आया। नेक्स्ट है होयसल पर आक्रमण, जिसकी राजधानी द्वार समुंदर थी और वहाँ ये जो आक्रमण है 1310 में किया गया था और इस समय यहाँ का जो शासक था वो वीर बल्लाल तृतीय था और यहाँ की जो राजधानी जो द्वार समुंदर थी। तो इस प्रकार मलिक काफूर ने होयसल पर आक्रमण किया। तो वीर बल्लाल ने चूंकि वीरतापूर्वक मुकाबला किया लेकिन लड़ता हुआ वो भी पराजित हुआ। वो पराजित होने के पश्चात उसने आत्मसमर्पण कर दिया और वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। तो यहाँ से भी उसे काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त की मलिक काफूर ने। नेक्स्ट है पांडे राज्य पर आक्रमण 1311 में। तो इसकी राजधानी थी मदुरा। तो पांडे राज्य में दो भाई वीर पांडे और सुंदर पांडे नामक भाइयों में शासन प्राप्ति को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में सुंदर पांडे ने भागकर अलाउद्दीन खिलजी से सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात का फायदा उठाया और अपने सेनापति मलिक काफूर के साथ आक्रमण करने के लिए भेज दिया पांडे राज्य पर। तो इस प्रकार वीर पांडे और सुंदर पांडे नामक व्यक्तियों को
जो शासन था उनको बुरी तरह से पराजित किया और वहाँ पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। और वहाँ पर एकाधिकार स्थापित करने के बाद वहाँ से उसे 321 हाथी, 20,000 घोड़े, 2,700 पौंड सोना, जिसका मूल्य 10 करोड़ टंका था, उसने प्राप्त किया। और इस प्रकार इतनी धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद वो इसे लेकर वापस दिल्ली लौट आया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी और दक्षिण भारत का सैनिक अभियान किया और अपने साम्राज्य को एक नई दिशा प्रदान की। तो इस प्रकार आप इस टॉपिक को अच्छे से देखें, पढ़ें और स्वस्थ रहें, घर पर रहें और पढ़ते रहिए। इसी के साथ कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।